आइए सबको नमस्कार। लगभग 20-25 दिन के अंतराल में हम आपसे फिर मिल रहे हैं। आप लोगों के आग्रह पर फिर से प्रतिदिन एक लेक्चर हुआ करेगा और ये भी आप बताएं, क्योंकि व्याधियां तो लगभग मैंने समाप्त कर दी हैं पहले ही। अगर इन्हीं को और रिपीटेशन करना है तो वो भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। आज हेपेटाइटिस दिवस है। 28 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में और कहा जाता है कि बी जो हेपेटाइटिस बी है उसका इन्वेंशन 28 तारीख को हुआ था, इसलिए 28 तारीख की तिथि हेपेटाइटिस के रूप में मनाया जाता है। तो थोड़ा से उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यकृत से संबंधित यह व्याधि है। हेपेटाइटिस ए पहले हुआ करता था और ये प्रिवेंटेबल बाय द वैक्सीन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और कर दिया गया है। ये कंटामिनेटेड फूड और पानी के द्वारा व्यक्तियों में एक दूसरे से इन्फेक्शन के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन से ग्रसित है, उससे कॉन्टैक्ट से भी यह रोग फैलता है। इसके लक्षणों में फटीग, नासिया, वोमिटिंग, पेन और डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लो फीवर और डार्क यूरिन तथा जॉइंट पेन भी हेपेटाइटिस ए में मिलता है। मैं संक्षिप्त में ही बताना चाहूँगा क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हेपेटाइटिस बी, इट इज़ ड्यू टू बी वायरस। इट इज़ आल्सो सीरियस प्रॉब्लम, a serious liver infection caused by B virus, also called HBV, hepatitis B। इसके मुख्य काज हैं spread by exposure in infected bodily fluids and spread by sexual contact। हेपेटाइटिस बी ऐसा है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सीमेन के द्वारा भी इन्फेक्शन एक दूसरे के उसमें फैलता है। और भारत में सबसे अधिक इसी के पेशेंट हैं। लगभग 4 करोड़ व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं और बहुत सारे तो अनडायग्नोज्ड हैं। किन्हीं कारणों से डायग्नोसिस होता है, कभी उधर शुरू हुआ, कुछ हुआ तो लोग कराते हैं और पता चलता है। इसके सिम्टम्स में देखें तो इट कैन कॉज स्कैरिंग ऑफ द ऑर्गन, लिवर फेलियर और अल्टीमेटली कैंसर भी इससे हो सकता है। इट कैन बी फेटल, ये मृत्यु भी इससे हो सकती है यदि प्रॉपर और समय पर ट्रीटमेंट न हो। अब आइए हेपेटाइटिस सी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायरस कैन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट with contaminated blood, for example sharing needles, इंजेक्शन लगाते हैं एक ही सुई से, अगर दूसरे व्यक्ति को वो इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हेपेटाइटिस सी का ट्रांसफ़र हो सकता है। और आजकल टैटू बहुत कराते हैं लोग, तो अनस्टेराइल टैटू इक्विपमेंट, इसके द्वारा भी जो हेपेटाइटिस सी है वो फैल सकता है। इसमें जो मुख्य सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग इजीली होती है, फटीग होता है, पुअर एपेटाइट होती है, येलो स्किन एंड आइज, डार्क कलर्ड यूरिन निकलता है, त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है और अंततः एसाइटिस, जलोदर की उत्पत्ति भी इसमें हो जाती है।
इन संक्षिप्त विवरण के पश्चात आइए हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं। तो इन दो व्याधियों से इसकी तुलना हम कर सकते हैं, एक उदर रोग से और दूसरा कामला से, जॉइंडिस से। उदर रोग से इसलिए कि यकृदाल्युदर, उदर रोग की जो 8 प्रकार है उसमें एक यकृदाल्युदर भी होता है, और यकृदाल्युदर के जो लक्षण हैं वो काफ़ी कुछ हेपेटाइटिस से मिलते हैं। इसलिए जलोदर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हम इसमें अपना सकते हैं। दोषाति मात्रोपचार स्रोतो मार्ग निरोधनात् संभव त्रिदम तस्मा नित्यमेव विरेचेत। रोगी चूँकि कमज़ोर हो जाता है तो नित्यमेव अल्प मात्रा में विरेचन कराएं। 2 तरीका हो सकता है, या तो निशोथ 30 ग्राम या अमलतास का मज्जा 30 ग्राम, इसको 4 कप पानी में बॉयल करके 1 कप बचे तब तक पकाएं, और रात्रि के सोते समय भोजन के 2 घंटे बाद इसका सेवन करा दें। प्रातःकाल 2-3 मोशन अच्छे हो जाएंगे। या एरंड भ्रष्ट हरित की 5 ग्राम की मात्रा में भोजन के 2 घंटे बाद रात्रि को शुद्ध दे देवे, प्रातःकाल 2-3 मोशन होंगे। ऐसा रोजाना प्रतिदिन इसका सेवन कराएं। इससे जो पित्त दोष है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये इस दृष्टि से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। दूसरा, चूँकि इसमें जलोदर की उत्पत्ति हो जाती है खासतौर से हेपेटाइटिस बी और सी में, तो जलोदर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आधुनिक में तो फ्लूइड को निकाल दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, और इससे पुनः जल की उत्पत्ति हो जाती है और बार बार जल को निकालना पड़ता है। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यदि हम आयुर्वेद का अपनाएं, अपदोष यानी जलीय धातु की विपरीत चिकित्सा करना, मूत्रयुक्त क्षारयुक्त औषधियों का सेवन करना, दीपन पाचन औषधियों का सेवन कराना निरंतर यदि कराएं तो जलोदर में बड़ा आराम मिलता है। अपाम दोष हरण्यादो प्रद्याद उदकोदरी है, मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंती चा, दीपनीय है कफग्नि से तम हरिवोपाचरेत, द्रव्यभ्य चौदके दिभ्यो नियच्छेद अनुपूर्वशाह। एक और जलोदर का मैंने आपको बताया था, हेपेटाइटिस सी में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, आप लोगों को पहले शायद बताया था। बकरी या बकरे के मूत्र कलेक्ट कर लें और उसमें अजवाइन डुबो के रख दें रात्रि भर। मूत्र इतना होना चाहिए कि अजवाइन डूब जाए, रात्रि भर रखा रहने दें। 2-3 दिन तक उसको सुखाएं, सुखाने के बाद इसका बारीक चूर्ण कर लें और आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसकी मात्रा देवें। ये क्षार भी है, दीपन पाचन भी है, और वो सारे तत्व हैं जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हैं। इसका प्रयोग करने से भी एसाइटिस दूर होता है और उसके बाद फिर आप लीवर से संबंधित ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। अब आइए, दूसरा रोग है कामला। अब देखिए, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, सभी में डार्क कलर यूरिन, पुअर एपिटाइट, येलोइश स्किन और आइज। तो देखिए, कामला के लक्षण में जाइए आप। हारिद्र नेत्रम साभृशम, हारिद्र त्वक न खानना, यानी हरिद्र वर्ण के त्वचा, नख, आनन, मल मूत्र आदि इसका वर्णन हो जाता है। तो इससे हम कामला की चिकित्सा लाइन का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आगे जब कामला बढ़ता है, दाह विपाक दौर्बल्यम सदना अरुचिकसिता कामला बहुपित्तैसा कोष्ठ शाखाश्रय मता। 2 प्रकार का बताया, कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित। और जब ये केस बढ़ जाते हैं कामला के, कालांतराद खरीभूता कृच्छा स्याद कुंभ कामला, जब खरता आ जाती है, कुंभ कामला की उत्पत्ति होती है। कृष्णपीत शक्रोन्मूर्छो, कृष्णपीत शक्रोन्मूर्छो भृशम सुनश्य मानवा। कृष्णपीत
कृष्ण वर्ण और पीत वर्ण का पूरा शरीर मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है। तो निश्चित रूप से हेपेटाइटिस की तुलना हम कामला से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक रोग आपने सुना होगा, हलीमक। मैंने सिकल सेल एनीमिया के चिकित्सा के बारे में उसका उल्लेख किया था। यदादु पांडोर्वर्णः स्याद हरित श्यावपीतकः बलोत्साह क्षयस्तंदा मंदा निक्तो मृदुज्वरा श्रेयसु हर्ष अंग मर्दस श्वासस्तृष्णा अरुचि भ्रमः हलीकम तदादस विद्याद अनलिपतिताः। ये भी लक्षण काफ़ी कुछ हेपेटाइटिस बी और सी से मिलते हैं। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। मैं प्रयोग प्रैक्टिकली करता भी हूँ। गुड़ुची का सुरस ले लें और माहिस घृत को इससे सिद्ध कर लें। अगर 1 भाग घृत है तो 4 भाग गुड़ुची सुरस सिद्ध कर लीजिए। घृत शेष रहें तक उसको पाक कराएं। ये माहिस घृत जब सिद्ध हो जाए तो इसका सेवन आप 1 चम्मच सुबह शाम कराएं। लेकिन इसके पहले त्रिवृत और आमल की रस, त्रिवृत लगभग 30 ग्राम का काढ़ा बना लें, करीब 100 ml, और इसमें 30 ml आमल की रस मिला लें और इसका सेवन कराएं। इससे मृदु विरेचन होगा। गुरुचि सुरस क्षीर शाहितम माहिषम घृतम विरक्तो मधुर प्राय भजेत पित्तानि लापमा। और फिर इसके बाद जो घृत सिद्ध किया है आप इसका सेवन कराएं। निश्चित रूप से आपको हेपेटाइटिस में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स करते हैं, तो पहले विरेचन कर्म। कमज़ोर व्यक्ति है तो नित्यमेव विरेचेत, जैसा मैंने पहले बताया वो करें, अन्यथा विधिवत विरेचन कराएं। इसमें पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाने के बाद हल्का 1 दिन का स्वेदन करें और उसके पश्चात सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाने के बाद 3 दिन तक हल्का स्वेदन करें। फिर विरेचन औषधि का प्रयोग कराएं। विरेचन में त्रिव्रत या निषोध जिसको बोलते हैं 20 ग्राम, अमलतास गूदा 20 ग्राम, मुनक्का करीब 10 नग और 2 नग अंजीर, इनका काढ़ा बना लें विधिवत 100 ml, और इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा दें। विरेचन कराने के बाद संसर्जन क्रम कराएं और उसके बाद यदि संभव हो तो वस्ती का प्रयोग करें। इसमें वस्ती का बड़ा अच्छा रोल है हेपेटाइटिस में। विरेचन के बाद वस्ती में जो द्रव्य हैं वह है भूमि आमल की, कालमेघ, सरपुंखा, त्रिफला, पित्त पापड़ा, मकोए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भूमि आमल की, कालमेघ, सरपुंखा, त्रिफला, पित्त पापड़ा और मकोए, इनको 20-20 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। 300 ml काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े में 50 ml पंचतिक्त घृत, 50 ml शहद और 10 ग्राम सेंधव मिला करके वस्ती तैयार करें और इसको कालवस्ती क्रम अर्थात 16 वस्ती देवें। अनुवासन वस्ती के रूप में यदि आवश्यक हो तो पंचतिक्त घृत या सहचर तैल 30 ml की मात्रा अनुवासन वस्ती के रूप में हम दे सकते हैं। जब भी वस्ती प्रारंभ करें पहले अनुवासन देवें और लास्ट में अनुवासन देवें। बीच में अनुवासन देने की विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि उदर रोग में वैसे भी अनुवासन वस्ती वर्जित है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलाश मानवाह अवश्यम स्थापना स्याति नानुवास से कथनचन। आस्थापन वस्ती का प्रयोग इन व्याधियों में किया जा सकता है लेकिन अनुवासन का नहीं। लेकिन चूंकि आप रुक्ष वस्ती दे रहे हैं, कभी कभी वायु के लक्षण मिल सकते हैं,
इसलिए आवश्यकता पड़ने पर अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। गुदा में चुनचुनाहट हो, उदर में वेदना हो, तब वस्ती आप दे सकते। 16 वस्ती के प्रयोग से आप देखेंगे, मैंने ऐसे बम्बई में बहुत सारे केस ठीक किए हैं और आप भी इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन औषधियों का काढ़ा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भूमि आमल की, कालमेघ, सरपुंखा, त्रिफला, पित्त पापड़ा, मकोए, इनका डिकॉक्शन भी बना के आप दे सकते हैं। इनका घनसत्व भी बनाया जा सकता है। घनसत्व बनाने से पेशेंट आसानी से ले सकता है। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं चिकित्सक, वो इसका घनसत्व भी बना सकते हैं। जो उपस्थित औषधियां हैं बाजार में, जैसे भूमि आमल की क्वाथ और रोहित का अरिष्ट, 20 ml भूम आमल की क्वाथ, 20 ml रोहित का अरिष्ट, 40 ml हो गया। 40 ml पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं, बहुत ही उपयोगी है। आरोग्यवर्धनी और एमली क्योर DS, एमले फार्मास्यूटिकल की है। एमली क्योर DS ना मिले तो लिव 52 DS, दो गोली आरोग्यवर्धनी 2, एमली क्योर कैप्सूल 2 या लिव 52 DS 2 दिन में 2 बार दें। आवश्यकता पड़ने पर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अगर आप भूमि अमल की, कालमेघ आदि का काढ़ा दे रहे हैं तो ठीक है। अगर ये आप नहीं दे पा रहे हैं तो फलत्रिका आदि क्वाथ भी इसके लिए बड़ा उपयोगी क्वाथ है। रस औषधियों में जो मैं प्रयोग करता हूँ, यकृत लिहारी लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, और रोगी की ताकत, इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे उसके लिए स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा हुई। ऐसी 2 मात्रा शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। और जैसा मैंने कारणों में बताया कि दूषित आहार विहार, पानी आदि के सेवन से ज़्यादा बढ़ता है। तो जो वर्जित चीज़ें हैं, क्योंकि कहा है ना, सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन जरूर करें तो निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। आप निसंकोच इन औषधियों का प्रयोग करें। विरेचन, वस्ती और काढ़े का प्रयोग, साथ साथ में औषधियों का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूँ हेपेटाइटिस के बारे में चिकित्सा के दृष्टिकोण से इतनी ही बातें सफिशिएंट हैं। अब आइए थोड़ा पार्श्वशूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पार्श्वशूल नाम से पृथक व्याधि का तो वर्णन नहीं है, लक्षणों के रूप में है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी प्लूरिसी से मिलते हैं। तो प्लूरिसी भी हम साथ साथ में देखेंगे। वक्ष प्रदेश में, पसलियों में या उसके आसपास प्रदेश में होने वाले शूल को पार्श्वशूल कहा जाता है। यह स्वतंत्र व्याधि के रूप में तो शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन लक्षण स्वरूप में इसका वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य माधव ने शूल के भेदों के अंतर्गत पार्श्वशूल का वर्णन किया है। यह वात कफ के कारण पार्श्वशूल की उत्पत्ति होती है। अगर कफाधिक्य है तो प्लूरिसी विद डिफ्यूजन हम कह सकते हैं, और यदि ड्राई है, वात प्रधान है, तब इसको ड्राई प्लूरिसी भी कहा जा सकता है। अगर इसको आधुनिक दृष्टि से परिभाषित करें तो अ प्लूरल effusion is an abdominal accumulation of fluid within the pleural space as a manifestation of systemic or intrathoracic disease। निदान पे देखें, वात एवं कफ प्रकोप का कारण जैसे अतिशीत का प्रयोग, आनूप जलाचर जीवों का अधिक मात्रा में मांस का सेवन, दुग्ध विकारों का सेवन, अति अभिसंधी पदार्थों का सेवन और निरंतर वेगावरोध करते रहें। अतिश्रम भी नहीं करना चाहिए। दिवा स्वाप
और अत्यधिक शोक करने वाला, उपवास करने वाला और अति व्यायाम करने वाले को पार्श्वशूल की उत्पत्ति हो सकती है। आधुनिक कारणों में देखें तो वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया, पल्मोनरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकिएक्टाइटिस, देन पैंक्रियाटाइटिस और ऐसे बहुत से डिसऑर्डर जो कि कफावरोध को उत्पन्न करते हैं, वो सब कारण इसमें आ जाएंगे। कोलोजन डिसऑर्डर्स, रिब फ्रैक्चर यदि हो जाए तो भी लक्षण ऐसे मिलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लीवर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन सब में पार्श्वशूल के लक्षण मिल सकते हैं। आइए संप्राप्ति कैसी बनती है इसका भी अवलोकन करें। वात प्रकोपक कारणों का अधिक मात्रावत सेवन करने से कफ के द्वारा प्रदेश एवं पार्श्व में वायु का अवरोध हो जाता है। अवरोध हो जाने से वक्ष एवं पार्श्व में पीड़ा उत्पन्न होती है और इसी को पार्श्वशूल कहा जाता है। लक्षण के रूप में इसमें आधमान, आटोप, पार्श्व में सुई चुभने जैसी पीड़ा, श्वास कृच्छता, अरुचि, अनिद्रा, संकोच, लगातार ज्वर रहता है, वेदना रहती है, कफाधिक्य से शरीर में खिंचावट की उत्पत्ति भी होती है। आधुनिक मतानुसार इसके सिम्टम चेस्ट पेन, कॉस्टल पेन, ब्रीदिंग लेते समय वेदना, खांसी आना, डिस्निया, फीवर, ट्रैकिनिया और फ्रिक्शन साउंड, जिसको हम रब साउंड कहते हैं। दो प्रकार के विशेष साउंड छाती में प्राप्त होते हैं। एक तो बोलते हैं क्रेपिटेशन, एक को बोलते हैं रोंकाई और एक को बोलते हैं रबिंग। कभी कभी रबिंग और क्रेपिटेशन साउंड में तकलीफ होती है पहचानने में। रोगी को खांसने के लिए बोलें और खांसने के बाद पहले क्रेपिटेशन सुने और खांसने के बाद सुने तो देखेंगे खांसने के बाद क्रेपिटेशन में कमी आ जाती है, क्योंकि क्रेप्स जो है वो ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है और रबिंग दो प्लूरा के रगड़ने से होता है, तो उसमें खांसी का कोई प्रभाव नहीं होगा और रबिंग साउंड लगातार आएगी। ऐसा आप स्टेथोस्कोप से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा चिकित्सा के बारे में बात कर लें। तो वक्ष प्रदेश में बाह्य अभ्यंग सहचर या दशमूल तैल से, उसके पश्चात नाड़ी श्वेद, पत्रपिंड श्वेद करें। पत्रपिंड श्वेद के लिए अर्क, अड़ूसा, शीघ्रु, एरण्य पत्र, ये बोलस इसका बनाइए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अर्क, अड़ूसा, शीघ्रु, एरण्य पत्र का बारीक काट करके और उसमें सहचर तैल कढ़ाई में डाल करके जीरा लहसुन डालें और इसको बघार करें। और जैसे हम हरी सब्जी बनाते हैं, पालक बनाते हैं, वैसा ही इसको पकाएं। उसमें मेथी, नींबू काट करके बारीक नींबू डाल दें, खोपरे का भुरका भी डालें और अच्छी तरह पका करके बोलस बना करके सेक करें। तेल जैसे मैंने बताया सहचर और दशमूल तेल का प्रयोग इसमें करें। अगर कभी अनुवासन वस्तु की आवश्यकता पड़े तो भी सहचर या दशमूल तेल से आप 30 ml की मात्रा में दे सकते हैं भोजन के बाद। एक चूर्ण है बहुत ही उपयोगी, पुष्कर मूल, पिपली, हींग, हरड़ और सेंधव। पुष्कर मूल, पिपली, हींग, हरड़ छोटी वाली और सेंधव, इनका बारीक चूर्ण बना लें। बाकी स्वाद के अनुसार से सेंधव मिलाएं और एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी से इसका सेवन कराएं। बहुत ही लाभप्रद है। एक और चूर्ण मैं बता रहा हूँ आपको, हींग, काला नमक, सौंठ और छोटी हरड़। हींग, काला नमक,
छोटी हरड़ और सौंठ इनका बारीक चूर्ण करके 1-1 चम्मच 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। एक अनुभूत योग में बता रहा हूँ आपको, कुचला, शोधित कुचला, शोधित कुचला, पुष्कर मूल, त्रिकटु इनका बारीक चूर्ण कर लें। आधा चम्मच की मात्रा दिन में 2 या 3 बार दें। इससे पार्श्वशूल वेदना में तत्काल आराम प्राप्त होता है। एक और अनुभूत योग, स्वर्णक्षीरी का मूल। स्वर्णक्षीरी बहुत आपको खेतों में प्राप्त हो जाएगी। कांटे होते हैं उसमें, हरे पत्ते, और जो फूल होता है वो स्वर्ण के समान चमकता है, इसलिए इसका स्वर्णक्षीरी नाम दिया है। इसके मूल को कलेक्ट कर लें, सुखाए के चूर्ण बना लें। आधा चम्मच सुबह शाम मात्र 7 दिन के देने से पेशेंट को अत्यधिक प्लूरिसी में आराम होता है। बच्चों में खासतौर से मैंने इसका प्रयोग किया है। आवश्यकता पड़ने पर तालिसादी चूर्ण, असितोपलादी चूर्ण। कफाधिक हो तो तालिसादी, और कफ न निकल रहा हो तो सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ योग और हैं, जैसे चित्रक, इंद्रियो, पाठा, कुटकी, अतीस और हरड़। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चित्रक, इंद्रियो, पाठा, कुटकी, अतीस और हरड़ इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं गर्म पानी के साथ। इसके अलावा शिलज्ज इत्यादि बटी, संशमनी बटी, सौभाग्य बटी, 1 हफ्ता शिलज्ज इत्यादि बटी दें, फिर 1 हफ्ता संशमनी बटी, फिर 1 हफ्ते सौभाग्य बटी। ऐसा बदल बदल कर पेशेंट को दवाइयाँ दें तो पेशेंट बड़ा संतुष्ट रहता है। आसो अरिष्ट में दशमूल क्वाथ, पिपल्यासो और भारंग्यादि क्वाथ का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। दशमूल क्वाथ, पिपल्यासो और भारंग्यादि क्वाथ का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अवलेहों में वासावलेह और च्यवनप्राश 1-1 चम्मच दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ सेवन करा सकते हैं। रस औषधियों में त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम। त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। एक और रस योग है जिसका प्रयोग मैं करता हूँ, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, त्रैलोक्य चिंतामणि 60 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, त्रैलोक्य चिंतामणि 60 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम। ऐसी 2 या 3 मात्राएं आवश्यकता अनुसार शहद के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। श्वास कुठार रस 125 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, तालिसादी चूर्ण 2.5 ग्राम। यह भी बहुत ही उपयोगी योग है। ये जो मैंने योग बताए वो एक साथ नहीं देना है। अगर क्रॉनिक रोग है तो 15 दिन एक योग दीजिए, फिर 15 दिन एक योग दीजिए। इस प्रकार करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ज्वरावस्था हो, ज्वर नहीं जा रहा हो, तो स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम और गिलोय 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा। स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम और गिलोय 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा हुई। ऐसी दिन में 3 या 4 बार मात्रा दें, क्योंकि ज्वर में, कास में, हिक्का में, तृष्णा रोग में, श्वास रोग में पुनः पुनः औषधियाँ देना चाहिए। 2BD या 2TD से काम नहीं चलता है। पुष्कर मूल चूर्ण का अलग से प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि पुष्कर मूल पार्श्वशूल के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि बताई गई है। छाती में लेप भी लगाएं।
लेप हम आजकल भूल गए हैं। लेप लगाने से पेशेंट को तत्काल लाभ प्राप्त होता है। लेप के लिए हरिद्रा, आमा हल्दी, देवदारू और सौंफ। हरिद्रा, आमा हल्दी, देवदारू और सौंफ, इनका पानी के साथ पीस करके लेप तैयार कर लें और इस लेप का सेवन दिन में 1 बार जरूर करें। ज़्यादा अच्छा है कि सोते समय पेशेंट को ये लेप लगा दें। प्रातःकाल गर्म पानी से उसको प्रक्षालित कर लें, धो लें। साथ साथ में प्लूरिसी के पेशेंट को शुंठी अथवा अजवाइन अथवा पिपली से सिद्धित जल का सेवन निरंतर करना चाहिए और सुकोष होना चाहिए। सुकोष जल का सेवन, जैसे 1 किलो पानी है तो लगभग 20 ग्राम पिपली या शुंठी या अजवाइन, उसको थोड़ा सा दरोड़ लें और जब 1 बॉयल आ जाए तब तक उसको पकाएं और फिर उसको उसी में ठंडा होने दें, कुनकुना होने दें और फिर थर्मस में इसको भर के रख लें छान करके, और इसी पानी का सेवन करेंगे। क्योंकि उष्ण जल एक आधी चिकित्सा है ऐसे रोगों में, खास तौर से स्रोतोरोधजन रोग, कफाधिक वाले रोगों में उष्ण जल का सेवन बहुत ही लाभप्रद होता है। तो इस तरीके से आज थोड़ा प्लूरिसी पार्श्वशूल वाले के मैं चर्चा की। आप भी आगे सजेस्ट करिएगा कि कुछ रोगों को रिपीट किया जाए, या जो छोटे छोटे रोग हैं जिनका वर्णन बहुत कम है, जैसे मैंने बताया अभी प्लूरिसी पार्श्वशूल आपको क्लास में या कॉलेज में नहीं पढ़ाया होगा। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनको निकाल करके, और कम से कम चिकित्सा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप सब चिकित्सक हैं, एकेडमिशियन नहीं हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ज्ञान देना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप चिकित्सा कर पाएंगे कि रोग दोष कौन सा है, दूष्य कौन सा है, स्रोतस कौन सा है, अग्नि कौन सी है, अधिष्ठान क्या है, ये तो आपको जानना चाहिए और ये थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान भी देना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना। आप सबको नमस्कार। कल फिर 4 बजे उपस्थित होंगे। हालांकि बहुत टाइट कार्यक्रम है हमारा। आज 7 से 9 एक वेबिनार था, फिर 12 से 2:30 बजे तक वेबिनार था, फिर अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो इस बिजी प्रोग्राम में समय निकालना थोड़ा कष्टप्रद है, लेकिन आप लोगों के आग्रह से पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद।